डियर फ्रेंड, क्लास 11 अकाउंट में बच्चों के लिए जो सिरदर्द वाला चैप्टर है ना, वो है जीएसटी। जीएसटी क्या है और जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करती है, इसको समझना पड़ता है। और बच्चों को चलो ठीक है, नॉर्मल जनरल एंट्री कर लेते हैं, जीएसटी का कैलकुलेशन हो जाता है, सब कुछ सही होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेटलमेंट की। जब जीएसटी को सेटलमेंट करना होता है, उस टाइम की कैलकुलेशन बच्चों को अक्सर समझ में नहीं होता है। कहीं जीएसटी प्लस हो रहा है, कहीं जीएसटी माइनस हो रहा है, कहीं आउटपुट से इनपुट माइनस हो रहा है, कहीं इनपुट से आउटपुट माइनस होता है। कभी बैलेंस का पेमेंट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो ये अजब से ही गड़बड़ जाला चलता है। अब इसी गड़बड़ जाला को दूर करने के लिए मैं जीएसटी का ये सीरीज शुरू किया है, जहां पर जीएसटी डीके गोयल बुक का हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया जाएगा आखिर सेटलमेंट करते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी स्लैब क्या क्या होते हैं, जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी कैसे होती है। इन सब चीजों को आज की इस क्लास में समझेंगे और कल से इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आपकी डीके गोयल बुक का हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे में हम करेंगे। चलिए समझते हैं जीएसटी की मीनिंग को। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया था। तो जीएसटी की अगर हम बात करते हैं, जीएसटी क्या है? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। मतलब एक ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मान लो कोई गुड्स अगर हमारा 50 रुपीज का है और गवर्नमेंट ने कहा कि उसका जो जीएसटी आपको देना होगा 10% देना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपीज प्लस 10% यानी कि गुड्स का रेट कितना हो जाएगा? 55। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस पर अप्लाई करता है। लेकिन क्या हर एक गुड्स पर आएगा? क्या हर एक सर्विस पर आएगा? क्या हर एक पेमेंट पे होगा? इस चीज को समझना जरूरी कि जीएसटी कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स वगैरह होते हैं जहां जीएसटी को अप्लीकेबल नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि ये जो प्रिंसिपल है जीएसटी का, उसका एक ही है, दैट इज वन नेशन वन टैक्स। मतलब एक देश होगा तो एक ही टैक्स सिस्टम होगा। इससे पहले क्या था ना, जीएसटी के आने से पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के टैक्स थे। कहीं वैट कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं एक्साइज ड्यूटी है, कहीं इंटरटेनमेंट टैक्स है, कहीं सर्विस चार्ज है, कभी ये चार्ज है, कहीं वो चार्ज है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी चीजों को कंबाइन किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जितने भी टैक्स लगता था और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी टैक्स लगता था, उन सबको कंबाइन कर दिया। करीब 13 से 14 टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बनाया गया। नहीं, अब पूरे देश में कहीं पर भी जाओगे, सेम कमोडिटी के ऊपर सेम टैक्स ही अप्लाई होगा, टैक्स चेंज नहीं कर सकता कोई। तो इसी ऑब्जेक्ट के साथ जीएसटी को शुरू किया गया था और इसके लिए जीएसटी को सबसे पहले पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पास कराया गया था और उसके बाद 1 जुलाई 2017 से ये इफेक्ट में आया, इसका इंप्लीमेशन हुआ। एंड जीएसटी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द पूरे इंडिया का हर एक राज्य, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कोई भी इंडिया के हर एक एरिया में जीएसटी एप्लीकेबल है इस टाइम। जीएसटी इज द चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है, बाकी चीजों के ऊपर नहीं लगता। लेकिन इसमें भी दो टाइप के गुड्स को, पेट्रोलियम को और अल्कोहल को अलग रखा गया है, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो जीएसटी की अगर बात करते तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, उसको कंबाइन करके जीएसटी बनाया गया है। तो उन्हीं में से एक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी उसमें एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सीएसटी था, ये सारे टैक्स थे, इनको कंबाइन किया गया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी वो भी, जैसे वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राइड टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, इन सारे टैक्स को, तो इन सभी टैक्स को कंबाइन कर दिया, मर्ज किया गया और इसकी जगह इंप्लीमेंट किया गया जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अलग अलग टैक्स नहीं होता है, पहले वैट कहीं कम था कहीं ज्यादा, जैसे आज भी पेट्रोलियम के ऊपर किसी स्टेट में पेट्रोलियम का रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट पेट्रोलियम का टैक्स जितना भी बढ़ाता है, कांग्रेस वाले उतना ज्यादा टैक्स बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हर स्टेट में टैक्स पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स जो है अलग अलग है, इसलिए स्टेट की वाइज जो है पेट्रोलियम का रेट भी अलग अलग है। यहां पर हम बात करेंगे जीएसटी रेट स्ट्रक्चर की। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर हालांकि चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने जीएसटी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदला है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो लग्जरी आइटम का टैक्स है ना 28%, इसको हटा दिया गया है
अब ये सारे आ गए कहां पर 18% के, ये दोनों मर्ज हो गए और ये हो गया 18%। एसेंशियल आइटम्स के टैक्स 0% ही है, कॉमन यूजेस आइटम 5% की 12% और 5% को कंबाइन करके 5% कर दिया गया है। तो 12% वाला टैक्स और 28% वाला टैक्स को हटा दिया गया 3, और उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाता है लग्जरियस आइटम के, जो अल्ट्रा लग्जरी आइटम से 30% से ऊपर का टैक्स लगता है उसके ऊपर। तो अब बात करते हैं जीएसटी लगाया कैसे जाता है। जीएसटी को अगर कैलकुलेशन अकाउंटिंग के हिसाब से देखेंगे, दो टाइप का होता है, एक होता है इनपुट जीएसटी और एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है आप जीएसटी पे कर रहे हैं, आप जीएसटी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो इनपुट जीएसटी हुआ। और अगर आपके पास जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आप रिसीव कर रहे हैं, तब लगता है आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जब हम कोई गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर रहे हैं, किसी चीज का एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उस टाइम जो जीएसटी कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मतलब इतना जीएसटी हमें देना है, इनपुट का मतलब ये कहा जाता है कि इतना जीएसटी देना है। और आउटपुट जीएसटी, जब कोई गुड्स एंड सर्विस आप सेल करते हो तो मतलब इतना जीएसटी लेना है। मान लीजिए कोई गुड्स आपका 1 लाख के रुपए का है और जीएसटी है 12%, क्या है 12%। तो अगर 1 लाख का 12% निकालेंगे तो 12,000 हो जाएगा। तो इनपुट जीएसटी कितना हो गया 12,000, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हो गया 1,12,000 रुपए हो गया। मतलब अब टोटल 1,12,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। और इनपुट जीएसटी का नेचर क्या होता है, असेट्स है, क्या ये असेट है, ठीक है। और आउटपुट जीएसटी जो हम कलेक्ट करते हैं, अब बात यह कि जब ये पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट्स कैसा होता है, ध्यान रखना है। जितना हम पेमेंट कर रहे हैं, आगे आने वाला जितना हमारे पास आता है उसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है जब हम इसको सेटलमेंट करेंगे। उसी तरह सेल का भी है, ठीक है। सेल में जितना पेमेंट करना होता है, टोटल पेमेंट हमारा कितना होगा 1,68,000। तो ये हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी। अब बात करते हैं सेटलमेंट कैसे होता है। जितना जीएसटी हमें देना है और जीएसटी जितना जीएसटी हमारे पास आ रहा है, अगर आउटपुट जीएसटी ज्यादा है, इफ आउटपुट इज मोर देन इनपुट, अगर आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, पे करेंगे, पे टू गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। जैसे कि यहां पर है आउटपुट जीएसटी हो गया, आउटपुट जीएसटी होगा 18,000, इनपुट जीएसटी हो गया 12,000। इसका मतलब होता है हमारे पास 18,000 का जीएसटी आ रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं 12,000, तो हमारे पास अभी भी जीएसटी कितना बचा है 6,000। इस 6,000 को हमें पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। अगर कहते हैं कंडीशन है कि अगर हमारा इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है तो ओनली सेटलमेंट होगा। क्या होगा, ओनली सेटलमेंट होगा, नो पेमेंट होगा, कोई पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट अगली बार देखा जाएगा। तो ये तरीका होता है। अब इसको पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग करके मैं आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स इनपुट जीएसटी का ये है कि इनपुट जीएसटी किन किन चीजों के ऊपर क्लेम नहीं होता है, नॉट टू बी क्लेम। तो यहां पर है फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब मेंबरशिप फीस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स, फ्री गिफ्ट्स ऑफ टू स्टाफ, गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज, इन सब के ऊपर हम इनपुट जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, इनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिवर्सिबल जीएसटी, नॉर्मली हमें पता है कि इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन कभी कभी हमें इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, जब उसका कुछ अपोजिट टर्म हो जाता है। जैसे जब परचेज किया गुड्स हम रिटर्न कर देते हैं, जब प्रोप्राइटर गुड्स को विड्रॉ करते हैं, जब गुड्स जब गुड्स परचेज से आता है, वही गुड्स अगर सेलिंग के अलावा किसी दूसरे रीजन से बाहर आ रहा है, गुड्स माइनस हो रहा है, उस केस में हम इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट और चैरिटी, इन सब केसों में हम क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी जितने का गुड्स जा रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके इनपुट जीएसटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब नॉर्मली इनपुट जीएसटी हमारा होता है डेबिट, लेकिन जब भी गुड्स हमारा अपोजिट हो जाएगा, बाहर जाएगा सेल्स के अलावा, उस टाइम इसको कर देते हैं हम क्रेडिट। उसी तरह से आउटपुट जीएसटी भी रिवर्सल होता है जब हमारा सेल्स क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। सेल्स क्या होता है, रिटर्न होता है उस केस में।
अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सटेंड फ्रॉम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस किस पर नहीं लगता है? वो तो हुआ कि क्लेम नहीं करते इन सब चीजों पर, लेकिन अब हमें एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विस टैक्स किन किन चीजों पर नहीं लगता है, कहां हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। वेजेस एंड सैलरी, किसी को सैलरी देते थे, कैश पेमेंट करते, वहां सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एंड एम्बेसीज, गवर्नमेंट के सर्विसेज के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जीएसटी नहीं लगता है, वाटर बिल पर जीएसटी नहीं लगता है, एजुकेशनल सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता है, हेल्थ सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर जीएसटी नहीं लगता है, इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। इसका मतलब ओनली जहां पर कैश पेमेंट हो रहा है, कैश के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी लगता है जहां पर गुड्स एंड सर्विस का यूज हो रहा है, वहां पर, जहां पर कैश रिसीव या कैश पेमेंट होता है एक्चुअली में, वहां पर जीएसटी हमारा नहीं लगता है। ये सब कैश के फॉर्म में होता है, तो इसलिए यहाँ पर जीएसटी नहीं लगता। हालांकि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर जीएसटी लगा दिया, लेकिन ध्यान में रखिएगा, वेजेस, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल्स, एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ सर्विस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और इंटरेस्ट, इन सब के ऊपर आप जीएसटी कैलकुलेट नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझना है उन चीजों को। दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है और उसकी जगह पे कंबाइंड टैक्स लगाया है, जो पूरे थ्रू आउट ऑफ द इंडिया एक ही टैक्स अप्लाइकेबल होता है। यूनिफॉर्म जीएसटी, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स होगा, एक ही तरीका। अगर 6% टैक्स किसी गुड्स पर हमारे यूपी में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, वही साउथ के एरिया में भी पड़ेगा। सप्लाई बेस्ड टैक्स होता है, मतलब ये केवल गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई के ऊपर होता है, परचेज और सेल्स के ऊपर लगता है, इसके अलावा नहीं आता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये टैक्स जहां पर जीएसटी गुड्स का सर्विस का खरीदना बेचना होता है, वहीं पर ही इसको जनरेट किया जाता है, वहीं पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, जीएसटी कोई कॉस्ट नहीं है, ये जो है आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट किया जाता है, फिर जो बचता है उसका पेमेंट होता है। इसका मतलब होता है क्या दुकानदारों को सारा जीएसटी पे करना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसने जो खरीदा, उसने जो पेमेंट किया, उसके बाद जो आया जो गया, उसके बीच का डिफरेंस पेमेंट होता है। जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट अ इनकम, ये कोई इनकम नहीं, ये गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है और एज ए लायबिलिटी ट्रीट होता है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहले अलग अलग टैक्स लगता था, एक ही गुड्स के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते थे, वो अब रिडक्शन हो गया, गुड्स का दाम कम हो गया, बहुत सारे गुड्स के प्राइस जीएसटी से कम हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को करना आसान है क्योंकि बार बार टैक्स कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, एक ही बार टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट, बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कैलकुलेट करना, संभालना, देखभाल करना, उसको मैनेज करना आसान हो गया है। रिडक्शन इन टैक्स इविजन, टैक्स चोरी थोड़ी कम हुई है, थोड़ी कम हुई है, बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी आज भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक्चुअल बिल नहीं दिखाते हैं। गुड्स बिकम चीपर, जो गुड्स एंड सर्विस है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है, जिस गुड्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगते थे अब यूनिफॉर्म टैक्स होने से वो गुड्स का रेट कम हुआ है। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्ट हुआ है क्योंकि उनको अब फालतू के टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम हुआ है कि अब हमें पता है जीएसटी ही है, उससे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल विंडो है, एक ही विंडो पे कैलकुलेट होता है, तो ट्रांसपेरेंट बना है। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं? जीएसटी कैलकुलेशन करने के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों जुड़ा भाई है, मतलब जीएसटी अगर 20% है, सॉरी 12% है, इसका मतलब होता है 6% का सीजीएसटी रहेगा और 6% का एसजीएसटी रहेगा। जितना भी जीएसटी ओवरऑल होता है उसका 50% सेंट्रल टैक्स होता है और 50% स्टेट टैक्स होता है। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आफ्टर ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्रू आउट द वेरियस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ओके, तो उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो है यूटीजीएसटी, और जो इंटीग्रेटेड गुड्स है, जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं, वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। वो किस तरह से, अब इस चीज को समझना जरूरी है हमें। क्या समझेंगे? अगर मान लो विद इन स्टेट हमारा जो है
होता है। अगर मैं यूक्यू में रहता हूं और मैं यूक्यू के में ही देहरादून से सामान लाके अगर हल्द्वानी में बेच रहा हूं, तो एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस हुआ, तो उस केस में हमारा लगता है CGST एंड SGST। ठीक है, मान लो GST रेट 12% है, ये दोनों हाफ हाफ बढ़ जाएगा। ये होता है विद इन स्टेट। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हो, एक ही स्टेट में परचेज ऑन सेलिंग चल रहा है, विद इन द स्टेट है, तो वहां पर CGST SGST कैलकुलेट करना होगा। लेकिन वहीं पर मैं यूके का हूं और मैं दिल्ली से माल लेके आ रहा हूं, तो उस टाइम जो GST आएगा वो आएगा IGST, इंटर स्टेट GST, क्योंकि ये आउट स्टेट होता है और ये GST रेट अगर 12% है तो टोटल IGST 12% रहेगा। ध्यान रखिएगा, विद इन स्टेट CGST या GST, और आउटसाइड ऑफ स्टेट वो होता है IGST। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, और ये पूरा कंबाइंड होता है, उसको बांटा नहीं जाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM। अब अंडर रिवर्स चार्ज GST पेड बाय द बायर इंस्टीड ऑफ सेलर। अब नॉर्मली जो सेलर होता है वो GST पे किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर बायर नहीं, जो सेलर जो है बायर पेमेंट करता है सेलर की जगह। जैसे परचेज ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर हो गया, लीगल सर्विसेज हो गया, कॉपीराइट सर्विस हो गया, ट्रांसपेरेंट सर्विस हो गया, इंश्योरेंस कमीशन हो गया, इसका पेमेंट बायर खुद करता है सेलर की जगह। बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला इसको पेमेंट करता है दंड का यहाँ पर। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो नहीं है फिलहाल, हम जो नॉर्मली। अब जब अकाउंटिंग करने के केस में आएंगे, तो अगर हमारा परचेज ऑफ गुड्स होता है और विद इन GST होता है, तो नॉर्मली परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट होगा, मान लो 1,00,000 रुपए का परचेज किया और विद इन स्टेट जो है 12% का GST है, तो आउट इनपुट GST, क्योंकि मैंने कहा परचेज के साथ इनपुट लगता है और सेल्स के साथ आउटपुट लगता है। परचेज में हमें पेमेंट जब पेमेंट हमें करना है तो इनपुट है, पेमेंट आना है तो आउटपुट है। तो 12% मतलब 12,000 का आधा आधा कर दो, यहां पर हो जाएगा 6,000, यहां पर हो जाएगा 6,000, टोटल हो जाएगा 1,12,000। ठीक है, ये हो गया। वहीं पर सेल्स होता है, तो सेल्स की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अगर हमने मान लो 50,000 किया है, सेम 12% का रेट है। ठीक है, तो 12×5 = 6,000 होता है, तो 3,000 यहां हो जाएगा, 3,000 यहां हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा टोटल हमारा 56,000। ठीक है, तो ये आउटपुट GST CGST और SGST ये विद इन स्टेट होता है। लेकिन जैसे ही आउट ऑफ स्टेट हो जाता है तो GST एक ही बार कैलकुलेट होता है। जैसे अगर हमने 1,00,000 का गुड्स परचेज किया और GST है 12%, तो यहाँ पूरा 12,000 लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1,12,000। अगर हम आउट ऑफ स्टेट होता है तब यहाँ पर लगेगा IGST। बिल्कुल सिंपल का। अब इसका सेटलमेंट मेन है, वो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करते रहेगा। और यहाँ पर सेल है, मान लो सेम वही सेल किया है 50,000 का, तो टोटल हो जाएगा हमारा 6,000, यहाँ पर लिखेंगे 56,000। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया वो भी बताइएगा। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करके भाई शेयर कर दो, उसमें कंजूसी मत करो। थैंक यू एंड बाय।